नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे जो हमारा चैप्टर 3 है उसके एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। कुछ क्वेश्चन हम इसके सोल्व कर चुके हैं और फर्दर हम उसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी बुक जो है आप अपनी ओपन कर सकते हैं, उसकी एक्सरसाइज को खोल सकते हैं। तो चलिए आज का जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। इफ़ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स वेट 12 ग्राम, एक मोल दिया है कार्बन एटम का जिसका वेट 12 ग्राम है। व्हाट इज द मास इन ग्राम में बताना है ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। एक एटम ऑफ कार्बन का हमें मास बताना है, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का वेट हमें दिया है। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो अगर आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है तो आपके बेसिक भी क्लियर होंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया है, जो 1 मोल है ऑफ कार्बन का, जो 1 मोल ऑफ कार्बन का जो वेट है वो कितने के बराबर है, वो हमें दिया है 12 ग्राम। यहाँ पे देखिए वेट जो हमें दिया है 12 ग्राम दिया है। और हमें पता है 1 मोल जो होता है वो एनीथिंग, किसी भी जो उसका ले लें आप एटम का। यहाँ पे हमें जो कार्बन दिया है तो 1 मोल किसके बराबर होगा, एवोगैड्रो नंबर जो कि हमने उसके अंदर देखा था, जो एक्सपेरिमेंटल था 6.022 इंटू 10⁻23 इन नंबर में होता है। 1 मोल किसी भी उसका सब्सटेंस का तो इतने के बराबर होता है। ये तो वैल्यू आपको याद रखनी ही पड़ेगी, ये एक्सपेरिमेंटल है। अब जो मोलिकुलर मास है कार्बन एटम का, अगर हम बात करें जो मोलिकुलर मास है, मोलिकुलर मास ऑफ कार्बन एटम है, वो किसके बराबर होगा कार्बन एटम्स का, वो हमारा बराबर होगा जो हमें दिया है 12 ग्राम, जो मोलिकुलर मास है तो 12 ग्राम। और ये किसके बराबर है, 12 कितना होता है, एक कार्बन का मास होता है। अगर हम कार्बन का मास देखें वो 12 ही होता है, तो ये किसके बराबर होता है, एन एटम ऑफ कार्बन मास के बराबर आप इसको लिख सकते हैं, कार्बन मास। तो ये इसके बराबर होगा क्योंकि कार्बन का जो मास है वो 12 ग्राम ही होता है। तो ये आप इक्वल टू लिख सकते हैं, यानी कि इन सभी चीज़ों को। अब अगर हम मास देखें एक कार्बन एटम का, अगर हम एक कार्बन एटम का मास देखें, मास ऑफ 1 कार्बन एटम, वो किसके बराबर होगा, मास की अगर हम बात करें 1 कार्बन एटम की, तो वो किसके बराबर होगा, ये हमारा होगा 12 हमें दिया है। और एक की अगर हम बात कर रहे हैं तो डिवाइड बाय जो हमारा 1 मोल ऑफ कार्बन एटम इतने के बराबर है, यानी कि 12 बाय 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर होगा। यानी कि जो टोटल हमें मास दिया है, जो हमारा मोलिकुलर मास है कार्बन एटम का इतना, अब एक का निकालना है, एक कार्बन एटम का कितना रहेगा, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम इतने के बराबर है, तो 12 ग्राम को इससे डिवाइड कर देंगे। यानी कि जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.99 इंटू 10⁻23 ऊपर जाएगा, यानी कि -23 ग्राम। ये आंसर इसके अंदर आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको सोल्व करेंगे। यानी कि 1 मोल ऑफ कार्बन एटम आपको ध्यान रखना है, 1 मोल ऑफ जो कार्बन वेट हमें इतना दिया है, तो अगर हमें 1 कार्बन एटम का जो निकालना है मास, तो इसके डिवाइड में ये हो जाएगा डायरेक्टली। तो इस तरह से जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम ले लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो बेसिक है आपके क्लियर होने चाहिए, अगर बेसिक क्लियर नहीं होंगे तो हमें जो है काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। तो चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम ले लेते हैं इसके अंदर। तो सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा, विच हैज़ मोर नंबर ऑफ एटम्स 100 ग्राम ऑफ सोडियम और 100 ग्राम ऑफ आयरन, यानी कि किसके अंदर ज़्यादा नंबर ऑफ एटम होंगे वो हमें निकालने हैं। और गिवन एटॉमिक मास जो सोडियम का है 23 यू दिया है और आयरन का हमें दिया है 56 यू, तो ये हमें दिया है। अब एटॉमिक मास की अगर हम बात करें, जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास ऑफ Na, यानी कि जो सोडियम है वो हमें दिया है 23 यू, ये हमें दिया है। और जो इसी तरह से एटॉमिक मास ऑफ जो आयरन है वो हमें कितना दिया है 56 यू, तो ये हमें गिवन है, ये हमें दोनों चीज़ें गिवन है। अब हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एटम जो हैं वो कितने में, 100 ग्राम ऑफ, जो 100 ग्राम है सोडियम और 100 ग्राम ऑफ आयरन, यानी कि 100 ग्राम में आपको कैलकुलेट करना है। तो अगर हम बात करें 100 ग्राम, अगर हम ऑफ सोडियम की बात करें यानी कि Na की बात करें, तो उसके अंदर कितना होगा। अब देखिए इसका हमें 23 यू यानी कि एटॉमिक मास दिया है, एटॉमिक मास 23, तो या जो 23 ग्राम है, अगर हम बात करें जो Na है उसके अंदर कितने जो हमारे एटम्स होंगे, कितने नंबर ऑफ एटम होंगे, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, 6.022 इंटू 10⁻23, इतने ही होंगे, इतने एटम्स होंगे।
यानी कि कितने भी हो हम इतने ही नंबर के बराबर लेते हैं। अब ये तो इतने के बराबर हो गया। अगर हम इसमें बात करें 1 ग्राम की, 1 ग्राम ऑफ Na की बात करें तो ये जो 23 है इसके नीचे चला जाएगा, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻⁴ जो 23 है इसको आप डिवाइड कर देंगे 23 से, इस तरह से आप डिवाइड कर देंगे। और जो हमारा ये तो हो गया 1 ग्राम, लेकिन हमें कितने में निकालना है, 100 ग्राम के अंदर निकालना है। तो 100 ग्राम में क्या हो जाएगा, तो 100 ग्राम जब आप निकालेंगे तो 100 ग्राम ऑफ जो Na के अंदर अगर नंबर ऑफ एटम्स आप निकालें तो ये हमारा क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 तो है ही, नीचे क्या हो जाएगा हमारा इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्योंकि 100 ग्राम में निकालना है तो 1 ग्राम के लिए है तो 100 हमें करना पड़ेगा, और डिवाइड में क्या है यहाँ पे 23 है। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद आपको ये क्या मिल जाएगा, अगर यहाँ से पॉइंट आप हटा दें तो यहाँ पे 10⁻24 हो जाएगा। और यहाँ पे जब आप इसको कट करते हैं, कट करने के बाद ये 2.6182 आप कैलकुलेटर की हेल्प ले सकते हैं, तो 10⁻24 एटम्स ये आ जाएगा। तो इस तरह से आपने सोडियम का निकालना है। दोबारा देखिए हमें क्या है 100 ग्राम ऑफ सोडियम में निकालना है, 23 ग्राम ऑफ जो सोडियम है हमें इतने, ये कितने के बराबर होगा, इतने नंबर के बराबर होगा, कितने भी ग्राम हो इतने नंबर के बराबर लेना है। 1 ग्राम क्या हो जाएगा इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, और 100 ग्राम 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सी टर्म है। अब इसी तरह से हमें क्या करना है, आयरन के केस में करना है। अब देखिए जो हमारा आयरन क्या है वो 56U हमें दिया है, तो यानी कि जो 56 ग्राम है 56 ग्राम है ऑफ आयरन, वो कितने नंबर ऑफ जो कंटेन करेगा, वो भी इतने ही करेगा जो हमने ऊपर देखा 10⁻23, यानी कि इतने एटम जो हैं इसके अंदर होंगे। ये हमें नंबर याद रखना है, ये हमेशा इतने के ही बराबर होता है। और अगर हम 1 ग्राम की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, इसकी डिवाइड में ये 56 आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम 100 की बात करें तो इनटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, इसको यहाँ पे इरेज कर लेते हैं, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा इनटू 100 हो जाएगा। अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 1.075 इंटू 10⁻24 एटम्स के बराबर मिलेगा, लगभग इतने के बराबर मिलेगा। यहाँ पे देखिए 2 है, 2 पॉइंट है, और यहाँ पे जो है 1 पॉइंट है, तो यानी कि किसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा है, इसके अंदर ज़्यादा है 100 ग्राम के अंदर। यानी कि सोडियम के अंदर जो है कंपैरिजन से हमें पता चलता है कि जो 100 ग्राम ऑफ सोडियम है इसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स के ही बराबर हमने लिया था। तो ये जो नंबर है ये आपको याद रखना है, तो ये हमने पहले भी देखा था कि ये हमें याद रखना पड़ेगा। चलिए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया है वो है हमारा जो क्वेश्चन है ए 0.24 ग्राम, यहाँ पे ये देखिए ये दिया है हमें ए 0.24 ग्राम सैंपल ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन, एक यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कंपाउंड दिया है ऑक्सीजन का, एंड बोरोन वाज फाउंड बाय एनालिसिस कंटेन 0.96 ग्राम, तो उसके अंदर जो है बोरोन है एंड 0.144 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है। कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है ऑफ द कंपाउंड की बाय वेट। तो चलिए इसके अंदर कुछ फॉर्मूले हमारे यूज़ होंगे, वो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से इसके अंदर फॉर्मूले हमारे यूज़ होंगे, और इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमें गिवन है वो चीज़ें हम लिख लेते हैं। गिवन क्या है, जो मास ऑफ सैंपल है, तो जो मास है ऑफ सैंपल का, जो सैंपल कंपाउंड का मास है वो कितना हमें दिया है 0.24 ग्राम। तो जो मास ऑफ जो सैंपल कंपाउंड है वो हमें दिया है 0.24 ग्राम दिया है, तो ये हमने लिख लिया। इसी तरह से जो मास ऑफ बोरोन है वो हमें कितना दिया है, वो हमें दिया है 0.096 ग्राम, तो यहाँ पे 0.096 ग्राम। और ये जो दिया है ये ऑक्सीजन का दिया है, यानी कि जो मास ऑफ ऑक्सीजन है हमें दिया है वो कितना दिया है 0.144 ग्राम, ये हमें दिया है। हमें क्या करना है, कैलकुलेट करनी है परसेंटेज कंपोजिशन, तो हमें यहाँ पे परसेंटेज कंपोजिशन को कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले तो जो है परसेंटेज ऑफ जो बोरोन है वो हम निकाल लेते हैं, फिर ऑक्सीजन की निकाल लेंगे। तो जो परसेंटेज ऑफ जो बोरोन है वो किसके बराबर होगी, मास ऑफ बोरोन, ये फॉर्मूला है, मास ऑफ जो बोरोन है उसके बराबर, और डिवाइड बाय जो मास ऑफ कंपाउंड है, मास ऑफ कंपाउंड, तो मास ऑफ बोरोन डिवाइड बाय मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकालनी है तो इनटू 100। अब मास ऑफ बोरोन आपको कितना दिया है, ये दिया है 0.096, तो आप इसको लिख लेंगे,
और डिवाइड बाय मास ऑफ कंपाउंड कितना है, ये है 0.24, ये वाला ये दिया है, और इनटू क्या है 100 है। अब आप इसको सोल्व करें, तो जब आप सोल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा 40, यानी कि 40% आ जाएगा। तो इस तरह से आप सोल्व करेंगे। अब मास ऑफ बोरोन तो ये है, अब अगर हमें परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालनी है तो आप डायरेक्ट अब यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये बोरोन का तो निकल चुका है, जो हमारी परसेंटेज ऑफ बोरोन है ये निकल चुका है। तो अगर हमें परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालनी है तो वो क्या है, वो जो शेष बचेगी वही होगी, यानी कि 100 में से अगर हम ये 40 घटा दें तो ये कितना बचता है, 60% बचता है। यानी कि जो 60% है ये परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन होगी, क्योंकि टोटल तो 100% ही होगा एक कंपाउंड के अंदर। अगर 40% बोरोन है तो 60% ऑक्सीजन होगी, सिंपल सी बात है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आपके समझ आ गया होगा। ये जो फॉर्मूले हैं ये हमें याद रखने हैं। ये जैसे मास ऑफ बोरोन था और डिवाइड बाय मास ऑफ कंपाउंड था, अगर परसेंटेज हमें निकालनी है तो ये चीज़ें हमें याद रखनी होती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पे देखिए 3 ग्राम ऑफ कार्बन को कितनी ऑक्सीजन चाहिए बर्न होने के लिए, इसको चाहिए 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, 3 ग्राम ऑफ कार्बन को बर्न होने के लिए जो है 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, और जो प्रोडक्ट बनता है, जो प्रोडक्ट हमारा बनता है वो कितना बनता है, 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इतना जो है प्रोडक्ट बनता है। जब 3 ग्राम ऑफ कार्बन को हम बर्न करते हैं, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन उसको चाहिए, प्रोडक्ट हमारा बनता है 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड। अब ये कहते हैं कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा जब 3 ग्राम ऑफ कार्बन को बर्न करेंगे 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में। और कौन सा जो लॉ है केमिकल कॉम्बिनेशन का इस आंसर को बताएगा, यानी कि कौन सा लॉ इसको फॉलो करेगा। अब देखिए जो 3 ग्राम ऑफ कार्बन है वो हमारी बर्न होती है 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में, और जो है 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। ध्यान दीजिएगा। अब जो कार्बन और ऑक्सीजन है वो किस रेशो में कंबाइन है, यानी कि 3 जो है उसको 8 ग्राम ऑफ O2 चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, यानी कि जो इनका रेशो है 3:8 है इसको बर्न करने के लिए। तो जो है ये गिवन कार्बन डाइऑक्साइड देगी, जब यानी कि प्रोडक्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड देगी। तो यानी कि जो कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो चीज़ देगी प्रोडक्ट में। तो इसलिए जो 3 ग्राम ऑफ कार्बन है, अगर हम 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, जैसा कि इसके अंदर लिखा है 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में अगर बर्न करें तो 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन तो यूज़ होती है हमारी, और 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अब जो कितनी हमारी ऑक्सीजन रह जाती है, अगर देखिए 50 ग्राम है ऑक्सीजन का, ये हमें दिया गया है 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन हमारी 3 ग्राम ऑफ जो कार्बन को 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। तो कितनी ऑक्सीजन बच जाती है 50 में से, अगर इस 8 को माइनस कर दें, यानी कि जो 42 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है ये अनयूज्ड रहती है, इसमें से ये तो अनयूज्ड रहेगी। तो ये हमने कैसे लिखा कि ये अनयूज रहेगी, और ये ही 8 ग्राम ही हमें ऑक्सीजन क्यों चाहिए। अब हमने एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये हमने लॉ पढ़ा था कि कोई भी चीज़ है, कोई भी कंपाउंड है तो उसका जो प्रोपोर्शन है वो डेफिनेट रहता है, यानी कि इतने ग्राम ऑफ अगर हमें कार्बन जलानी है तो 8 ग्राम ऑक्सीजन ही उसके लिए चाहिए। तो इस तरह से जो है हमें पता है 3 ग्राम के लिए 8 ग्राम ऑक्सीजन ही चाहिए। अगर आपको 50 ग्राम ऑक्सीजन मिल जाती है तो 42 ग्राम अनयूज्ड रहेगी। तो ये यहाँ पे ये कहता है। तो ये डेफिनेट प्रोपोर्शन का जो है बाय मास जो है वो जो है ये लॉ इसको गवर्न करता है। तो यहाँ पे ये बात ध्यान देनी है कि ये जो लॉ हैं हमारे डाल्टन लॉ हैं, ये जो नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23, ये सारे नंबर हमें याद होने चाहिए, फॉर्मूलाज हैं एक तरह के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो हम सोल्व करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है उसको सोल्व कर लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमें दिया है व्हाट आर पॉली एटॉमिक आयंस। अब यहाँ पे देखिए पॉली मतलब होता है मैनी, एटम यानी कि कई एटम का बना हो। पॉली एटॉमिक आयंस क्या होते हैं, इसका आंसर हम सीधा लिख सकते हैं, पॉली एटॉमिक आयंस होते हैं जो कि मोर देन 1 एटम हो जिसके अंदर। तो इसको आप लिख सकते हैं कि मोर देन 1 एटम का जो वो बना होता है वो चीज़।
तो इसके अंदर एक से ज़्यादा एटम होते हैं, लेकिन ये काम करते हैं सिर्फ एक सिंगल यूनिट की तरह। होती एक सिंगल यूनिट ही है, लेकिन मोर देन वन एटम के बने होते हैं। यानी कि जैसे कि आप ले लीजिए इसका एग्जांपल, जैसे CO3 है और 2 नेगेटिव आयन की बात कर रहे हैं, तो ऊपर इस तरह से आपको मिलेगा। तो ये जो है मोर देन, यानी कि कार्बन है, ऑक्सीजन है, वन एटम के बने हैं, मोर देन वन एटम के बने हैं, लेकिन सिंगल यूनिट की तरह काम करें, वो पॉलीएटॉमिक होते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है? अब मैग्नीशियम क्या है, Mg होता है, और इसकी वैलेंसी के हिसाब से Cl2 जो है मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला बनेगा। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम को आप किससे नोट करते हैं? Ca से, ऑक्साइड O, यानी कि CaO इसका फॉर्मूला बनेगा। कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट, कॉपर को आप Cu से डिनोट करते हैं। नाइट्रेट क्या होता है? NO3 और 2 इसके साथ ये इस तरह से जुड़ेगा वैलेंसी के हिसाब से, तो कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मूला ये रहेगा। एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड क्या होगा? एल्युमिनियम को Al से, क्लोराइड Al की यानी कि जो वैलेंसी है 3, तो Cl इससे 3 जुड़ेंगे। वैलेंसीज हमें ध्यान रखनी है, ये हमें प्रैक्टिस से ही आएगी। तो Al के साथ 3 क्लोरीन के एटम जुड़ेंगे, तभी ये बनेगा एल्युमिनियम क्लोराइड। आगे है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का Ca, कार्बोनेट का वही जो है CO3 जो है, इस तरह से कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो फॉर्मूला बनेगा। ये फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। गिव द नेम्स ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। क्विक लाइम का हमें बताना है, जो नेम है यानी कि केमिकल फॉर्मूला भी, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, बेकिंग पाउडर और पोटाशियम सल्फेट। चलिए एक एक करके लेते हैं। जो ए है क्विक लाइम, क्विक लाइम जो होता है हमारा, ये होता है कैल्शियम एंड ऑक्सीजन, ये इन दो चीज़ों का बनता है क्विक लाइम। तो कैल्शियम एंड ऑक्सीजन, और इसको हम क्या लिखते हैं? CaO इसको लिखा जाता है। तो ये जो है CaO आप इसको लिखते हैं क्विक लाइम को। उसके बाद जो बी है वो क्या है हमारा? हाइड्रोजन ब्रोमाइड। इसके अंदर सीधा ही क्या है हमारे पास? एक हाइड्रोजन है और एक ब्रोमाइड है, HBr। ये बेकिंग पाउडर होता है हमारा सोडियम, इसके अंदर क्या है? सोडियम, कार्बन, जो जो चीज़ें होती हैं वो हम लिख रहे हैं। सोडियम हो गया, कार्बन हो गया, उसके बाद हाइड्रोजन हो गया, और उसके बाद ऑक्सीजन हो गया। इतनी सारी चीज़ों का ये बना होता है। और इसका अगर हम देखें जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? NaHCO3, ये जो है बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। जो नेक्स्ट है हमारे पास पोटाशियम सल्फेट। तो इसके अंदर क्या होता है? सल्फर इसके अंदर होती है, इसके अंदर ऑक्सीजन होती है, और इसके अंदर जो है पोटाशियम होता है। तो सल्फर, ऑक्सीजन और पोटाशियम, तो ये क्या है? पोटाशियम K2, सल्फर और ऑक्सीजन K2SO4, इस तरह से ये इसका फॉर्मूला बनता है। तो ये जो है इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए जो 6th क्वेश्चन है हमारे पास वो लेते हैं। इसके अंदर हमें क्या बताना है? जो 6th क्वेश्चन है वो आप रीड करिए। तो 6th क्वेश्चन के अंदर हमें दिया है कैलकुलेट द मोलर मास। हमें मोलर मास कैलकुलेट करना है इन सब्सटेंसेस का, यानी कि इनका मोलर मास कितना है। इथाइन C2H2, इसका मोलर जो मास है वो कितना है? तो मोलर जो मास है, अगर हम इथाइन की बात करें तो इसके अंदर क्या है? C2H2 केमिकल फॉर्मूला है। यानी कि दो इसके अंदर कार्बन के जो एटम है, अगर हम बात करें मास ऑफ कार्बन लेंगे, प्लस जो 2 है हाइड्रोजन है, तो 2 इंटू लेंगे हाइड्रोजन का जो मास है। अब कार्बन का जो मास है वो कितना होता है? वो 12 होता है। और हाइड्रोजन का जो मास है वो कितना होता है? हाइड्रोजन का मास हमें पता है कि हाइड्रोजन का मास हमारे पास 1 होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 इंटू 1। हाइड्रोजन का मास 1, कार्बन का 12। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 इंटू 2 24 प्लस 2 इंटू 1 2, ये कितना आ गया? 26 ग्राम। इस तरह से हमें मोलर मास निकालना है, सिंपल जैसा भी फॉर्मूला है। सल्फर मॉलिक्यूल का, सल्फर मॉलिक्यूल यहाँ पे हमें दिया S8 दिया है, ये ध्यान रखना है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? S8 का क्या मतलब है? 8 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर के। अब 8 जो मास ऑफ सल्फर है वो कितना है? 32 है। तो 8 इंटू 32 हो जाएगा। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 256 ग्राम ये आ जाएगा। सी जो है वो हमें बताना है फॉस्फोरस मॉलिक्यूल P4, और ये हमें एटॉमिक मास भी दिया है 31, इसका हमें हिंट में ही दिया है। तो ये क्या हो जाएगा? P4 यानी कि 4 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोरस, यानी कि 4 इंटू कितना हो जाएगा? 31, ये हमें दिया ही है। और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 to 4 ग्राम, क्योंकि इसके अंदर देखिए हमें दिया था
ये एटॉमिक मास ऑफ फॉस्फोरस 31 दिया था। HCl का हमें निकालना है, तो HCl के अंदर एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है, यानी कि एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, एक हाइड्रोजन प्लस एक क्लोरीन, इसका मास 35.5 होता है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। तो ये क्या आ जाएगा 36.5 ग्राम। तो इस तरह से आप निकालेंगे। नाइट्रिक एसिड HNO3, तो HNO3। अब इसके अंदर क्या क्या है, HNO3 के अंदर हाइड्रोजन का मास है प्लस मास ऑफ नाइट्रोजन है, ये हो गया और ऑक्सीजन कितने हो गए 3, तो 3 इंटू O। अब हाइड्रोजन का तो 1 होता है, नाइट्रोजन का कितना होता है 14 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो इस तरह से आप करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 15 प्लस ये 16 इंटू 3 48, और जब इनको प्लस आप करेंगे ये कितना आ जाएगा 63 ग्राम। तो इस तरह से आप इसको सोल्व करेंगे, ये समझ गए होंगे आप। तो चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सोल्व करते हैं। तो इस तरह से जो सारे बेसिक्स हैं हम क्लियर करते चलेंगे। चैप्टर आप अच्छी तरह से पढ़िए, उसके अंदर जो फॉर्मूले हैं उनको आप अच्छी तरह से क्लियर कर लीजिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है, व्हाट इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। इसको थोड़ा सा बड़ा हम कर लेते हैं ताकि आप इसको आसानी से देख सकें। व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, ये हमें बताना है। तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम का जो मास होगा, अब देखिए जो एटॉमिक मास है, नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है 14U होता है। जो 1 मोल ऑफ जो अगर हम बात करें एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन एटम का, अगर मास निकालें 1 मोल का, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, तो वो किसके बराबर होगा एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन एटम के, यानी कि नाइट्रोजन एटम का तो मास ही यही है, तो 1 मोल जो है इतने के ही बराबर होगा। तो मास अगर हम 1 मोल की बात करें तो वो तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं नाइट्रोजन एटम के बराबर है 14 ग्राम। नाइट्रोजन का तो मास ही अगर 1 मोल का 14 ग्राम ही है, तो डायरेक्टली आप आंसर इसके अंदर लिख सकते हैं कि 14 ग्राम है। 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स, एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम 27 दिया है। अब 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम दिए हैं। अब देखिए एल्यूमिनियम का हमें एटॉमिक मास दिया है 27, ये तो हमें दिया ही है 27U। अब इसके अंदर देखिए जो 1 मोल का अगर हमें निकालना है तो वो तो हो गया हमारा 1 मोल का कितना होगा ये 27 जो दिया है। अब इसी तरह से 4 मोल का अगर हम निकालें तो वो कितना होगा, तो सीधी सी बात है 4 इंटू 27 होगा, 4 मोल का 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 108 ग्राम। सिंपल है, तो इस तरह से आप इसको सोल्व करेंगे। इसी तरह से 10 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड Na2SO3। अब इसके अंदर देखिए इसमें Na2SO3 है, तो हम पहले भी देख चुके हैं इसको, Na के 2, S का 1, O3 3। अब Na के 2 हैं। अब Na का जो सोडियम का अगर हम बात करें तो मास कितना है, तो वो हमारा 23 है, 2 इंटू 23 प्लस सल्फर। तो यहाँ पे जो है सोडियम सल्फाइड जो है मोलिकुलर मास ऑफ सोडियम सल्फाइड आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि ये हमें दिया ही है। 2 इंटू 23 प्लस ये हो जाएगा 32 S का, और O का कितना होता है 16 होता है, तो O का 16 हो गया यानी कि 3 इंटू 16 हो गया। 3 ऑक्सीजन के, 1 S का और Na के 2। तो इस तरह से जब आप इसको प्लस करेंगे यानी कि ये आ जाएगा 46 आ जाएगा, यहाँ पे 32 है ही, और ये 48 आ जाएगा जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे, तीनों को ऐड करने के बाद ये आ जाएगा 126 ग्राम आ जाएगा। तो ये तो आ गया हमारा एक का आ गया, लेकिन ये 10 मोल हमें निकालने हैं, तो इनटू आपको करना पड़ेगा 10, तो ये आ जाएगा हमारा 1260 ग्राम। तो 1260 ग्राम इसका आंसर रहेगा। तो इस तरह से आप इसको निकालेंगे, तो इस तरह से आप इसको सोल्व करेंगे। तो चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं, वो भी हम सोल्व कर लेते हैं फटाफट से। ये एक्सरसाइज हमारी पूरी हो जाएंगी इस तरह से अगर हम करते रहेंगे, और हमारे जो बेसिक हैं वो भी हमारे क्लियर होते रहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कन्वर्ट इनटू मोल। 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस को मोल में कन्वर्ट करना है। तो 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस को किस तरह से आप कन्वर्ट करेंगे, ये फॉर्मूला आप देखिए। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, मोलर मास जो है, जो हमारा मोलर मास होता है वो किसी भी चीज़ का ले लें आप, तो मोलर मास होता है जो यानी कि नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो वो होता है जो हमें मास गिवन है, तो मास जो कि हमें गिवन है और डिवाइड बाय जो मोलर मास है, जो मोलर मास है, तो ये चीज़। अब यहाँ पे जो मोलर मास है ऑक्सीजन का हमें दिया है, वो हमें दिया है 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस दी है। ऑक्सीजन गैस का मतलब क्या है O2,
O2 है, यानी कि ये जॉइंट फॉर्म में मिलती है O2। तो 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस है। मोलर मास जो है ऑक्सीजन गैस का यानी कि O2, तो 2 इंटू जो मास है ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा, क्योंकि O2 है, 2 इंटू O यानी कि 16, यानी कि 32 हो जाएगा जो मोलर मास है ऑक्सीजन गैस का। 32 ग्राम आ गया। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो मास गिवन हमें कितना है? मास गिवन है हमें 12 ग्राम। ये 12 ग्राम दिया है, तो यहाँ पे 12 डिवाइड बाय जो मोलर मास है ये कितना आया हमारा? ये आया 32। तो इससे हम डिवाइड कर देंगे इसको। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे लगभग जो है लगभग इतने के करीब आएगा ये। तो आप इसको करके देख सकते हैं, थोड़ा बहुत अगर आंसर में मिस्टेक हो तो आप ठीक कर लीजिएगा। इतने के लगभग बराबर आएगा ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है। 20 ग्राम ऑफ वाटर। अब वाटर क्या होता है? H2O है। अब H2O का पहले तो हम जो है मोलर मास निकाल लेंगे। मोलर मास यानी कि 2 हाइड्रोजन है इसमें, 1 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का है 1 मोलिक्यूल, यानी कि जो मास हमें लेना है 1 का, तो वो हो जाएगा 16। तो ये क्या हो जाएगा? 2 + 16, ये क्या हो गया? 18 ग्राम हो गया। तो मास ऑफ वाटर आप जो है इस तरह से निकालेंगे। तो आगे जो है हमें जो है इनटू मोल में कन्वर्ट करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हमने ये लिखा है, यानी कि जो आपके पास मास गिवन है डिवाइड बाय मोलर मास। तो मास गिवन कितना है वो आपको दिया है, 20 ग्राम वाटर का मास दिया है। तो 20 डिवाइड बाय जो ये आया है आपका 18, इससे डिवाइड कर देंगे, यानी कि ये आ जाएगा 1.11। आप इसको लिख देंगे 1.11 मोल्स आ गया ये। तो इस तरह से आप 20 ग्राम ऑफ वाटर को मोल के अंदर कन्वर्ट करेंगे। अब 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहले तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? CO2। तो मास हमें निकालना है। तो मास ऑफ C प्लस 2 क्या है? ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं इसमें। तो ये होगा C का कितना होता है? 12, और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो ये होगा, तो 12 प्लस 32 ये कितना हो गया? 44 ग्राम हो गया। अब 44 ग्राम जो आ गया हमारा, ये तो मोलर मास आ गया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का। अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगा देंगे। गिवन मास कितना है? 22 ग्राम। तो आप इसको जो है 22 को डिवाइड कर देंगे इस 44 से, तो ये क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा, जिसको आप 0.5 मोल लिख सकते हैं। तो ये इस तरह से आप सोल्व करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है इस तरह से सोल्व होगा। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सोल्व कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया है तो वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है कि व्हाट इज़ द मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम और 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। हमें इनका मास बताना है कि इनका क्या क्या मास है। अब देखिए जो मास, अगर हम ऑक्सीजन के 1 मोल का मास देखें, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का देखें, तो वो कितने के बराबर होता है? 16 U के। ये तो हम पढ़ ही रहे हैं। अब इसी तरह से अगर 0.2 का निकालना है तो इसको हम 0.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल, और ये आ जाएगा 3.2 U। ये आंसर रहेगा। 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब जो वाटर मॉलिक्यूल है, अब 1 मोल ऑफ जो वाटर है ये भी हम पहले निकाल चुके हैं। ये कितना होता है? 18U आता है। क्यों? 2 हाइड्रोजन का प्लस जो है सॉरी 1 जो है हाइड्रोजन का, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है तो 2 लिया, और 1 जो है ऑक्सीजन का यानी कि 16, 18 होता है। तो 18U हमें पता है, इसको हम 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मास जो है आपको याद हो जाएंगे जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे। तो 18 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है 9U आ जाएगा, क्योंकि हाफ है 1/2 है, तो 9U ये आ जाएगा। इस तरह से आप इसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर S8 प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर। ये हमें निकालना है। अब जो मोलिकुलर मास है S8 मॉलिक्यूल का वो कितना आएगा? S का जो मास है वो 32 होता है, 8 मॉलिक्यूल हैं, तो 8 को हम 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ये आ जाएगा 256 ग्राम आ जाएगा। जो मास गिवन है हमें वो कितना गिवन है? 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर गिवन है। तो ये फॉर्मूला लगाना है, गिवन मास जो है डिवाइड बाय जो ये हमने निकाला है। तो 16/256 जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.0625 मोल्स। तो ये आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो इससे जो है ये भी सॉल्व हो गया। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयन्स प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड। हिंट दिया है हमें, द मास ऑफ एन आयन इज द सेम एज दैट ऑफ एन एटम ऑफ सेम एलिमेंट। एटॉमिक मास हमें एल्युमिनियम का कहा है 27U के बराबर हम ले सकते हैं। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं।
तो हमें कैलकुलेट करने के लिए जो 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड है, पहले तो जो 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड है वो कितने नंबर के मॉलिक्यूल के बराबर होगा, ये हम देख चुके हैं 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के बराबर होगा। अब 1 मोल जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड का, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, Al2O3 है। तो जो Al2O3 है इसका अगर हम मोलर मास निकालें तो वो किसके बराबर होगा, 2 इंटू, अब ये जो है एल्युमिनियम के 2 मॉलिक्यूल है तो 2 इंटू एल्युमिनियम प्लस जो 3 हैं वो ऑक्सीजन के हैं, यही होगा। यानी कि एल्युमिनियम का मास जो होता है 27, ऑक्सीजन का कितना होता है, ये हम बार बार कर रहे हैं 16। तो ये क्या आ गया, 27 इंटू 2 54 आ गया, प्लस 16 इंटू 3 जो है, अगर 16 इंटू 3 करें 48 आ गया। तो जैसे ही सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 102 ग्राम, ये आ जाएगा आपके पास। अब जो 102 ग्राम है ये भी जो है इसका मॉलिक्यूलर मास है और ये इसके बराबर हम लिख सकते हैं, क्योंकि 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड कितने के बराबर है, इतने के, और ये इतने नंबर के बराबर है। तो आप इन दोनों को बराबर लिख सकते हैं। अब आपने क्या किया, ये तो आपका आ गया जो 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड है 102 ग्राम आ गया। अब उसके बाद जो है हमें कितना निकालना है, यहाँ पे देखिए 0.051 ग्राम ये निकालना है। अब जो है 102 ग्राम को आप किसके बराबर लिख सकते हैं, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर लिख सकते हैं। ये भी इसके बराबर है, 1 मोल इसका ये हमने निकाला और ये इसके बराबर हमें पता है, ये नंबर हम लेते हैं। तो अगर हम एल्युमिनियम ऑक्साइड को 0.051 ग्राम के हिसाब से देखें तो वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा, हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ 0.051, ये तो हमारा है इनटू, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 और डिवाइड बाय ये क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय हो जाएगा 102। तो ये हमारा हो जाएगा। तो 0.051 ग्राम के लिए एल्युमिनियम ऑक्साइड के पास क्या होंगे, 0.051 इंटू ये जो है हमारा मॉलिक्यूल्स जो हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड के, ये नंबर में थे, तो डिवाइड बाय 102 इससे हम कर देंगे। ये वही है कि जो हमारे पास ये है और डिवाइड बाय ये आया है, तो ये जो यही फॉर्मूला, तो लेकिन इसको 0.051 से हम जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि गिवन मास ये है जी, यहाँ पे मास गिवन था 0.051 इंटू ये हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर के साथ। तो इस तरह से जो आयंस हैं उसके लिए, तो यहाँ पे जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा लगभग जो है ये 3.011 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड आ जाएगा। अब ये तो आ गया 1 मॉलिक्यूल ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड। यहाँ पे अगर हम देखें तो एल्युमिनियम के हमारे पास कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल हैं। ये तो एक के लिए आया है लेकिन हमारे पास 2 हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसी चीज़ को, 3.011 इंटू 10⁻20 ये चीज़। तो यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 6.022 इंटू 10⁻20 ये आंसर आ जाएगा। दोबारा से देखिए इसको, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयन इतने ग्राम ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड में, यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड के अंदर हमें बताने थे। तो हमने क्या किया, 1 मोल ऑफ जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है पहले तो वो हमने लिखा 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड के बराबर। अब हमने उसका जो है मोलर मास निकाल लिया, तो ये हमारे पास आ गया इतना, जो 102 ग्राम था ये आ गया हमारे पास। अब जो है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एल्युमिनियम ऑक्साइड जो था Al2O3 था, वो किसके बराबर हमने लिख लिया, 102 ग्राम के, यानी कि इसको आप इसके बराबर लिख सकते हैं। अब देखिए जो 0.051 ग्राम हमें दिया था एल्युमिनियम ऑक्साइड का, तो उसके अंदर जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे, यानी कि जब इसको मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो है 1 मॉलिक्यूल के बराबर का आ जाएगा। लेकिन हमें 2 दिए हैं, इसके अंदर Al2 हैं तो 2 हैं, तो उसको मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से आप पूरी एक्सरसाइज को सोल्व कर सकते हैं अगर आपके पूरे के पूरे बेसिक्स क्लियर हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।